जय हिंद, मैं संजय कुमार। ईपीएस 03 ये पुराने कोर्स का है, बड़ा रोचक सब्जेक्ट था। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक, ये बहुत ही है, जिसको भी मौका मिले स्ट्रेट फॉरवर्ड के किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में कुछ कर रहे हो तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें हमने लाया है कि ब्रिटिश भारत में उदारवाद के विभिन्न तत्वों की चर्चा करें। तो ब्रिटिश भारत में उदारवाद से ही शुरू होती है। आज़ादी की लड़ाई सबसे बड़ा उदारवाद का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 स्थापना से लेकर और पाल बाल बाल यानी 1905 तक का जो कांग्रेस है उदारवादी चरित्र का है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस में बंगाल आंदोलन के बाद जब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक की आवाज़ आती है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो तिलक इस कांग्रेस के पूरे कब्जे में तिलक के होता है कांग्रेस। और लगभग गांधी के आने तक इस भारत का एक छत्र राज तिलक के पास है, उनके मरने तक यानी 1920 तक कांग्रेस तिलक के पास है। बीच में टूटता भी है, स्प्लिट भी 1907 में होता है, 16 में सब मिलते भी हैं, लेकिन ये वो पूरा चेहरा एक उदारवाद का उधर रहा। और इसके बाद भी उदारवादियों का अंग्रेज से भी कुछ उदारवादी आए जिन लोगों ने भारत की आज़ादी में मदद किया। प्रारंभिक 19 सामाजिक सुधार आंदोलन, बहुत बुराइयां आ गई थी। भारत के इतिहास की एक ब्यूटी है, दुनिया के किसी इतिहास में नहीं है। तीनों काल में समाज सुधार आंदोलन हुआ है। प्राचीन काल में बुद्ध जैन 62 क्षत्रिय राजकुमारों का विद्रोह हुआ, जिसमें बुद्ध जैन को आप जानते हैं आज तक। क्या था? समाज सुधार था, रिफॉर्म था। बुद्ध खुद ही बहुत ही शोषित, बहुत ही आप आज के संदर्भ में दलित को कह सकते हैं कि श्रावस्ती में उन्होंने अपना शिष्य बनाया, तमाम शर्तों को अलग करते हुए। तो सबसे पहले ये आवाज़ उठी विद्रोह की बुद्ध के समय। दूसरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आग्रही रहा, भक्ति आंदोलन। और नॉर्थ में रामानंद से लेकर कबीर, भाया, नानक, चैतन्य, वो आंदोलन बहुत आगे बढ़ा। कहीं ना कहीं समाज सुधार का ही प्रतीक सिख धर्म का भी की उत्पत्ति है। तो और रिफॉर्म चला और आके फिर आधुनिक काल में, जिसको पुनर्जागरण भी भारत में कहते हैं, टर्म हम यूरोप से ले लेते हैं, लेकिन पुनर्जागरण नहीं था। केवल दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास, वेद की ओर लौटो। लेकिन जब आप पॉलिटिकल थॉट दयानंद सरस्वती का पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मनुवाद के वो समर्थक हो जाते हैं। तो पुनर्जागरण नहीं था। और वैदिक काल में केवल ऋग वैदिक समाज के बाद तो फिर से बुराइयाँ आई हैं। तब तो जनक का विद्रोह है। लिच्छवी गणतंत्र के अंदर बिहार में 8 छोटे छोटे गणराज थे और उस सबका संघ लिच्छवी था, उसमें से एक विदेह था। और वहीं याज्ञवल्क्य हुए, अष्टावक्र हुए और उपनिषद वहीं लिखा गया। पहला शुरुआत वहीं हुआ और दूसरा पंचाल में माना जाता है कि ये शुरू से इन लोगों ने बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ, इसने ऊर्जा बुद्ध को दी। और इसी तरह ये इस फेज में राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन मठ निकला, जिससे विवेकानंद जिसके निकले, और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तमाम चीज़ें हुई। सरकार पर प्रेशर पड़ा, बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ सरकार के रूल आए। विलियम बेंटिक ने 19 सती प्रथा और बहुत सारे चोरी ठगी, बाल विवाह पे बहुत काम हुआ बंगाल में। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बना, जस्टिस सोसाइटी बनी। तो ये सारे चीज़ें पढ़ना होगा। हिंदू में भी हुआ, मुसलमान में भी हुआ। अलीगढ़ स्कूल का जन्म हुआ, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चला और इसका प्रभाव बाद में सिखों पे भी पड़ा। अकाली आंदोलन में भी सुधार होते हैं। हर कॉर्नर पे ये आवाज़ गई, हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच। तो अच्छे से बताया गया। एक सामाजिक सुधार के राजा राम मोहन राय, पहला आधुनिक, इनको माना जाता है भारत का पहला मॉडर्न मैन ऑफ द इंडिया। मतलब कितने विद्वान थे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कितनी भाषाओं को जानते थे। और पहला तार्किक व्यक्ति हुआ। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया
और एकेश्वरवाद के नाम एक इनका पॉम्पलेट है, एकेश्वरवादियों के नाम एक खत भी लिखा। तो बहुत बड़ा योगदान है। गेस पेपर में सब कुछ मिल जाएगा, आप विस्तार से वहाँ पढ़िए। भारतीय इतिहास में एम.जी. रानाडे की व्याख्या, जस्टिस रानाडे का पश्चिम भारत में अद्भुत योगदान है। आक्रामक राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता पे टिप्पणी लिखिए। ये कहानी एक साथ दोनों में 1907 में अंग्रेज़ की मतलब कूट डालो फूट डालो राज करो की नीति से मुस्लिम लीग की उत्पत्ति होती है। एक तरफ 1917 में आके हिंदू महासभा बनता है, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बनता है। दोनों तरफ से अपने अपने धर्म के लिए आवाज़ उठी और वो सांप्रदायिकता का रूप ले ली। इस डिबेट को भी पढ़ लीजिए, उसका आंसर लिखा हुआ है। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का क्या दृष्टिकोण था, इसको जानिए। अरविंदो, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में इतना भी ज्ञाता बहुत कम आध्यात्मिक पुरुष हुए। थ्रू आउट कैरियर में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, बचपन से इंग्लैंड में पढ़े, आईसीएस की नौकरी छोड़ी, बड़ौदा स्टेट में शिक्षा मंत्री रहे और ये बहुत उग्र राष्ट्रवाद के साथ दोनों भाई चले गए। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ 1906 में, उसके बाद 6 या 9 में, उसके बाद ये जेल गए। उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि इनको आईसीएस लॉबी के ही सहयोग से ये फ्रांस के उपनिवेश में ये शिफ्ट किया गया पांडिचेरी, जहाँ इन्होंने आश्रम बनाया और अंत में आध्यात्मिक संत हो गए। शायद हिंदुस्तान में जिद्दू कृष्णमूर्ति और अरविंदो दोनों को जब आप पढ़िएगा तो लगता है कि कौन 19-20 है। इस मतलब मैं इस निष्कर्ष पे आज तक नहीं पहुंचा हूं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति बड़े हैं या अरविंदो बड़े हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल अपील अरविंदो के पास जितना है वो भारत में संत परंपरा में किसी में नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, चूँकि जिद्दू कृष्णमूर्ति की सहजता और उनका भी बहुत बड़ा, इसलिए दोनों को मेरे समझ से तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों अद्वितीय हैं, लेकिन मेरी नज़रों में अरविंदो भारत के सर्वश्रेष्ठ संत परंपरा के लोग हैं, इंटेलेक्चुअली पढ़े लिखे। भारत में आदिवासी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या रहा है? बड़ा आदिवासी, बड़े करेजियस, सदैव इनको जब भी इनके जल जमीन जंगल पे अंग्रेज़ों ने कब्जा करना चाहा या भारत आज़ादी के बाद भी, तो यहाँ से आवाज़ उठी है, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, चाहे वो चुआर विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो। तो इनका एक बहुत बड़ा काम है। वर्णाश्रम धर्म, ईवी रामास्वामी नायकर, थोड़ा सॉफ्ट थे वो अंबेडकर से, ये भी गांधी के भक्त थे। गांधी से इनका भी विवाद चलता था कई मुद्दों पे। ये गांधी की पॉपुलैरिटी देखकर गांधी का सहयोग भी करते थे। तो वर्णाश्रम धर्म को ये खारिज करते हैं, बिल्कुल खारिज करने की चीज़ है। तो इस पे भी देखिए। लोकतंत्र पे बी आर अम्बेडकर, कभी भी अम्बेडकर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते थे समाज सुधार के, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते थे। और वो इस बात से डरते थे कि चंद लोगों के हाथ में ये डेमोक्रेसी जाकर कहीं ऐसा ना हो कि जो जितना संवैधानिक राइट इन्होंने लाया था हाशिए के लोगों के लिए, दलितों के लिए, वो कहीं छीन न जाए। तो आर्थिक, कहीं ना कहीं आर्थिक समुन्नति की बात करते हैं और इनके डेमोक्रेसी में आर्थिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं है वो डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है, जो आज हम देख रहे हैं। धर्मांतरण, अंबेडकर धर्मांतरण पे चूँकि खुद इन्होंने अपना धर्मांतरण किया, बौद्ध धर्म में आए, नौयान शाखा बनाए और धर्मांतरण पे इन्होंने कहा है कि वो धर्म हो ही नहीं सकता है जिसमें मनुष्य के बीच भेद हो। शायद इस अंबेडकर के तर्क से कोई असहमत होकर नहीं दिखा सकता है, अगर होता है तो अपने को ठगता है। ये भी भारत के अद्भुत नगीना है। इतना पढ़ा लिखा आदमी मॉडर्न इंडिया में कोई नहीं था और उस आदमी को भी जो पीड़ा झेलनी पड़ी, हर व्यक्ति को अंबेडकर की मूर्ति के सामने जिन लोगों ने मतलब ब्राह्मणिकल जातों को क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। चलिए, बिरसा मुंडा बहादुर आदमी, नौजवान आदमी, आदिवासी आंदोलन का प्रणेता नेता। कभी मैं अलग से बिरसा पे बताऊंगा, अभी तो परीक्षा की रात है, मेरी भी मजबूरी है। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में भारत मुस्लिम राजनीतिक चिंतन की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं? तो
इस प्रवृत्ति में बड़ा एक घातक आदमी आता है, जो घातक ही कहूँगा, जिसने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखकर भी उसने पाकिस्तान को के लिए उसने बड़ी बेरहमी की, और इतना महान राष्ट्र को उसने कैसे मोहम्मद इकबाल ने पैन इस्लाम के कॉन्सेप्ट में देखा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। पढ़ना है, इसके ऊपर भी आंसर दे दिया गया है। दयानंद सरस्वती बता दिया राजनीतिक विचार, मतलब ठीक है बैक टू वेदास, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के वर्ण परंपरा और स्मृति किताबों से जो वेद की इतनी इज्जत करता हो, कहीं ना कहीं मनुस्मृति के करीब ये भी मडराते नजर आते हैं। इसलिए इनका कुछ योगदान तो अद्वितीय है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरीज को समझना होगा। ये तो राष्ट्रवाद पे इकबाल बता दिया। गांधी 1925 से पहले गांधी को 2 फेज में समझना होगा। इन्होंने क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सभ्यता के या पश्चिम सभ्यता के बहुत बड़े आलोचक हैं। गांधी ने एक किताब लिखी थी 1908 में, और वो मार्केट में 1910 में आई थी, अखबार में छपती रही, इंडियन ओपिनियन में, साउथ अफ्रीका में। बहुत पतली किताब है, हिंद स्वराज। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को की उसमें धज्जी उड़ाई है। दूसरा गांधी का 1925 में कलकत्ता का स्पीच है, जिसमें वो पश्चिम सभ्यता को किस तरह से खारिज करते हैं और भारत की सभ्यता के किस ढंग से दीवाने हैं। चूँकि ये गांधी ही कर सकता था, पश्चिम को और पूरब दोनों को समझने वाला गांधी से नज़दीक आदमी आपके हिंदुस्तान में, समकालीन हिंदुस्तान में कोई नहीं दिखता। सबको ये पचाते हैं जो चीज़ अच्छा है। शिक्षा में रस्किन अच्छे लगते हैं, ऑन टू दिस लास्ट सर्वोदय में ट्रांसलेट करते हैं, और उसी का चमत्कार गांधी का जीवन है। टॉलस्टॉय से सबने अवज्ञा लेते हैं और बहुत कुछ लेते हैं, थोरो से लेते हैं। इतना पश्चिम से लेने वाला भी कोई नहीं, लेकिन पूर्व के सापेक्ष तर्क के साथ जीने वाला भी कोई नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही रह के एक गुट बना। जयप्रकाश 1942 के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। इसके हीरो थे जयप्रकाश नारायण, बाद में राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, कृपलानी भी इसमें आ गए, पिनू मसानी। इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर रह के, चूँकि नेहरू पे स्वयं वो सोशलिस्ट कहते थे, और इन्होंने फिर से अलग अपनी पार्टी बना ली आज़ादी के साथ ही। और एक बहुत ही दमदार इतिहास है, भले ही इसके विरासत आज क्या है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। समाजवाद, नेहरू लेनिन के चीज़ों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन नेहरू के कुछ रिजर्वेशन थे। नेहरू हर चीज़ को ये नहीं चाहते थे कि सब चीज़ गवर्नमेंट के हवाले चला जाए, खासकर प्रॉपर्टी। वो जानते थे कि भारत के लिए बड़ा दुखद हो जाएगा। तो इन्होंने एक फार्मूला निकाला को एग्जिस्टेंस इकोनॉमी का, जहाँ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यानी शेर और बकरी दोनों एक जगह पानी पिएगा। सुभाष चंद्र बोस की सामाजिक अवधारणा बिल्कुल नेहरू से मिलता था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भारतीय मार्क्सवादियों के विचार औपनिवेशिक राज्य पे, तो इस चीज़ को ठीक से आप देख लीजिए गेस्ट पेपर में, और बड़ा काम का ये होगा आपके लिए। जय हिंद।